हेलो बच्चों, ज्ञान दर्पण यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी प्रक्रिया में आज हम पढ़ते हैं जो पिछला वीडियो था उसके आगे का। आज पढ़ेंगे अवतल दर्पण का उपयोग। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अब अवतल दर्पण का उपयोग सबसे पहले हम वाहनों के अग्रदीपों में तेज किरण पुंज पाने के लिए किया जाता है, और शेविंग कराने के जो शीशे लगे होते हैं उसमें बड़ा चेहरा देखने के लिए भी जो है अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। और दंत चिकित्सक जो होते हैं दांतों का बड़ा आकार देखने के लिए भी वहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और सौर भट्ठियों में जो है सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं? वाहनों के अग्रदीपों में, वाहनों के अग्रदीपों में मतलब तेज प्रकाश किरण पुंज पाने के लिए, अर्थात तेज लाइट पाने के लिए हम वाहनों के अग्रदीपों में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और दंत चिकित्सक जो है, दंत चिकित्सक दांतों के बड़े आकार को देखने के लिए करता है। नाक कान गला के डॉक्टर भी जो है इसी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं ताकि उनको जो है बड़ा अंदर का भाग जो बड़ा दिखाई दे। और करते हैं सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है। और करते हैं सौर भट्ठियों में यानी सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा हुआ अवतल दर्पण का उपयोग। अब उसके आगे पढ़ते हैं। फिर अगला पार्ट तुम्हारा जो है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अब उसके आगे हम उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है उसे सीखेंगे। प्रतिबिंब का बनना तो पहले इसमें जान लेते हैं इसमें किरण की स्थिति क्या होती है। इसमें उत्तल दर्पण में दो तरह के जो है प्रतिबिंब बनते हैं। एक बनता है, यदि कोई मान लीजिए हम कोई उत्तल दर्पण बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। यहाँ मान लीजिए वक्रता केंद्र C होता है, ये ध्रुव P हो जाएगा, और इसके मध्य बिंदु में मुख्य फोकस होगा F, और इधर इस धसे हुए भाग की तरफ कलाई करेंगे इधर इस साइड में। इस तरफ कलाई करते हैं। अब हमें जो है वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है, क्योंकि इसका जो है परावर्तक पृष्ठ इसी तरफ है, इसलिए वस्तु को हम ऐसे मान लीजिए यहाँ तक बढ़ा देते हैं। ये चीज़ अब इसमें जो होती है, जब जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें दर्पण के मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। और यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु, अब इसी तरह यदि वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो, तो प्रतिबिंब मान लीजिए अनंत दूरी, मान लीजिए हमारी यहाँ कहीं, यहाँ पर हम कोई वस्तु रखी है इस तरह से, ये अनंत दूरी पर रखी गई जिसकी कोई माप कोई सीमा नहीं है। तब यहाँ से जब पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी इस तरह से, तो ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रति इधर निकल जाती है। मुख्य फोकस की सीध में इस तरह से यहाँ डॉट करते जाएंगे, इसी सीध में ये परावर्तित हो जाती है। कहाँ हो जाती है? ये परावर्तित इधर से हुई मुख्य अक्ष के सीध में, मान लीजिए इसको मिटा देते हैं। ये मुख्य फोकस के सीध से परावर्तित हो जाती है। दूसरी किरण मान लीजिए यहाँ से जाएगी, ये भी मुख्य अक्ष समांतर जाएगी, तो ये भी जो है इसी मुख्य फोकस से इस तरह से यहाँ इसी सीध में ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ से हो गई। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बना हम देखते हैं। देखो, प्रतिबिंब जहाँ पर परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ये तो कहीं काटेंगे नहीं। अगर ये देखो तो ये इधर की तरफ भाग जा रही है, इधर तरफ जा रही है,
मतलब इस तरह से भक्ति जारी कहीं आगे नहीं मिलती है, पीछे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ से हम डाट डाट इसी चीज़ में जहाँ मिलेंगे वही डाट डाट करके इसे ये कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई, मुख्य फोकस पर। तो प्रतिबिंब कैसा बना, बिंदु साइज का बना। कहाँ बना, मुख्य फोकस पर बना। वास्तविक है आभासी, दर्पण के कलई वाले तरफ की बन रहा है। अगर पॉलिश इधर बनता तो वास्तविक लिखते, लेकिन जिस तरफ कलई की गई दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब आभासी बनेगा। तो कहने का मतलब जब यदि वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत दूरी पर रखी हो, अनंत दूरी पर रखी हो, तो प्रतिबिंब सीधा, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सीधा मुख्य फोकस पर बिंदु साइज का आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है, आई बात समझ में। यानी इसका प्रतिबिंब आप सीधा मुख्य फोकस पर बिंदु साइज का आभासी वस्तु से छोटा बनता है। अब इसके बाद अब मान लीजिए एक स्थिति इसमें और होती है, यदि वस्तु उत्तल दर्पण से अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो, तो हम इसका एक अवतल दर्पण बनाएंगे। पहले मान लीजिए ये हमारा बिंदु सी, ये पी हुआ, और यहाँ पर मुख्य फोकस होगा, अंदर की तरफ कलई करते, धसे हुए भाग की तरफ कलई करते हैं उत्तल दर्पण में। अब इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा देते हैं। अब इसमें हम जो है उत्तल एक स्थिति और बनी, केवल अनंत और ध्रुव की, चाहे जहाँ पर वस्तु, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे जहाँ रखिएगा, एक ही प्रतिबिंब एक ही तरह का बनेगा। तो हम मान लीजिए यहाँ पर प्रतिबिंब रखते हैं, मान लीजिए ए और बी वस्तु रखे हैं। अब पहली किरण हमारी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसी चीज़ में पटरी रखेंगे, सीधा यहाँ से यहाँ तक पटरी का मिलान करेंगे और इसको इधर इसी चीज़ में यहाँ पर लौटा दीजिए, यहाँ से परावर्तित हो जाती किरण। अब यहाँ पर दूसरी किरण जाएगी वक्रता केंद्र से, इस तरफ साइड में जाती हुई प्रतीत हुई। मतलब कहने मतलब पटरी यहाँ से रखिएगा, यहाँ से यहाँ का सीध लगाइएगा, तो ये जो है सीधा इस वक्रता केंद्र की तरफ आएगी और परावर्तन के पश्चात इसी रास्ते लड़, क्योंकि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरणें उसी मार्ग से वापस हो जाती हैं, यहीं से वापस हो जाएगी। अब बताइए ये किरण वापस होकर मान ली इस तरह जा रही है और ये इधर को जा रही है, तो कहीं मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो इसको देखिए, ये देखो डाट डाट डाट, इसको हम मुख्य फोकस पर जा रही है। अब ये जा रही है किस सिद्ध में, वक्रता केंद्र के सिद्ध में। अब काट कहाँ रही है, ये देखो दोनों परावर्तित किरणें पीछे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि एक जिस तरफ कलई की गई उस तरफ जो है काटती हुई प्रतीत हो रही है, इसीलिए कहा जाता है इसको आभासी। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना इसका, ये देखो ए डैश बी डैश बना दी। आई बात समझे। अब प्रतिबिंब कैसा बना, दर्पण पीछे बना, जिसका मतलब आभासी बन रहा है, ऊपर की मुख्य अक्ष के ऊपर बना तो सीधा बन रहा है। अब बस उसे देखो छोटा बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, आभासी बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनेगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच बनता है, बीच सीधा बनेगा, आई बात समझ में।
अब उसके बाद प्रतिबिंब का बनना हम बता चुके हैं। अब उसके बाद इससे संबंधित एक चिन्ह परिपाटी होती है, हम उसको समझेंगे। चलिए, इसके बाद हम देख लेते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए वाहनों के पश्च दृश्य देखने के लिए हम इस दर्पण का प्रयोग करते हैं। मतलब जो साइड ग्लास लगे होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में, उसमें हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, ये वक्रित होती है बाहर तरफ, यानी परावर्तक पृष्ठ इसका क्या होता है? वक्रित, इसलिए काफ़ी इस पर जो काफ़ी दूर तक और काफ़ी क्षेत्र में जो है इसकी दृष्टि दिखाई देती है और सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए गाड़ियों के पश्च दृश्य देखने के लिए गाड़ियों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं, समझते हैं चिन्ह की परिपाटी। अब हम जब न्यूमेरिकल हल करेंगे तो सबसे पहला काम वस्तु हम कहाँ रखते थे? यहाँ ऊपर की तरफ सारी दूरियां धनात्मक होंगी। क्या होंगी? धनात्मक। मतलब यहाँ से ऊपर तक जितने भी बनेंगी, चाहे प्रतिबिंब बनेगा, चाहे जो बनेगा, यहाँ मान लीजिए इस तरह बनेगा, चाहे यहाँ बनेगा, अगर इस तरह से ऊपर मुख्य अक्ष के ऊपर बनती हैं तो सारी दूरियां धनात्मक होंगी। और अब देखिए, जैसे वस्तु की दूरी कहा जाए, यानी वस्तु कितनी दूरी पर मुख्य अक्ष के बाईं साइड रखी गई है, तो यहाँ तक कि इस तरह की दूरियां हमेशा ऋणात्मक होंगी, ऋणात्मक होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अवतल दर्पण की जो है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस हमेशा ऋणात्मक होता है। मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ सी है, ये सारे क्या होते हैं? सब ऋणात्मक होते हैं, बाईं साइड दूरी है। अगर प्रतिबिंब नीचे के साइड में मान लीजिए कहीं बनता है, इस तरह बनता है, तो नीचे की दूरी से ऊपर दूरी धनात्मक है, तो नीचे की दूरी हमेशा ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक होगी। अब दाहिनी साइड में, अब यहाँ से यहाँ तक चाहे प्रतिबिंब इधर बनेगा, यहाँ तक इस साइड की दूरियां जो है इस तरह से सारी दूरियां क्या होगी? ये सब धनात्मक होंगी, धनात्मक होंगी। और ऊपर तरफ इसकी ऊपर दूरियां जो है क्या होंगी? ये भी धनात्मक होंगी। और नीचे की दूरी जो है, लंबाई जो होती है, ये ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। आई बात समझ में? मैं पहले पढ़े कार्तीय तल सब लोग पढ़े होंगे। चतुर्थांश देखिए, प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश, इसको पढ़े हो ना? तो इसमें देखिए, ये एक्स अक्ष माना जाता है, एक्स डैश एक्स अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? वाई वाई अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये वाला क्या होता है? एक्स अक्ष। तो और ये क्या होता है? वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष की दूरियां जो हैं, यहाँ से बाएं तरफ की जितनी भी दूरियां ये सब ऋणात्मक होती हैं, ऊपर की तरफ जितनी भी दूरियां धनात्मक होती हैं, दाहिनी तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और नीची तरफ की दूरियां सारी ऋणात्मक होती हैं। इसी कार्तीय तल का चिन्ह का उपयोग इसी में हम भौतिक विज्ञान में दर्पणों में हम इसकी चिन्ह परिपाटी के रूप में करते हैं। अब आइए उत्तल दर्पण में देखते हैं। अब उत्तल, इसकी अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि देखो, हम गोला इस साइड से बनाए हैं, मतलब इसका चाप हम इस साइड बनाए हैं, तो हम जो है हमारा मुख्य फोकस मुख्य वक्रता के इधर बनेगा। और इसका बताइए उत्तल दर्पण का, अब हम इसका गोला इधर से बनाए हैं, तो इसका मुख्य फोकस वक्रता के इधर मिलेगा हमें, तो इसलिए दाहिनी साइड की सारी दूरियां क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं। इसलिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। से जैसे अवतल दर्पण में किए हो वैसे होगा। इधर की दूरी धनात्मक या ऋणात्मक होगी, ये दूरी क्या होगी? ऋणात्मक। और ऊपर की दूरी धनात्मक और नीचे की दूरी ऋणात्मक। और यहाँ तक ये सारी दूरियाँ, दाहिनी तरफ की पूरी दूरी जितनी होगी सब धनात्मक होगी, धनात्मक। और ऊपर की दूरी जो होगी इस सब बनेगा ऊपर, तो ये होगा ऋणात्मक। और नीचे की दूरी क्या होगी? ये भी ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। आई बात समझ में? कहने का मतलब, अब इसमें इसी से हम पता करेंगे हमारा प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है। जब भी हम निकालेंगे, अगर हमारा प्रतिबिंब बाईं साइड बनता है
तो हम हमारा वी का मान हम क्या रखेंगे। चलिए अभी हम सूत्र के बारे में इसके बारे में बताते हैं। अब इतना जान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चिन्ह आपके लिए जितना भी न्यूमेरिकल लगाओगे, आंकिक प्रश्न हल करोगे, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम दर्पण का सूत्र देखते हैं। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी u मानी जाती है, फोकस दूरी f है तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। और उसका आवर्धन, दर्पण का आवर्धन होता है m = -v/u। और जो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई स्थिति पूछते हैं, छोटा है कि बड़ा है, उसके लिए फिर हम -v/u = h/h का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए आंकिक प्रश्नों को हम हल करते हैं। आइए बच्चों, हम एक क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब देखते हैं 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, हम पहले देखें कौन सा दर्पण है। दर्पण हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। तो हम पहले बताए थे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए f बराबर इसका क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अब उसके बाद दिया गया है दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु रखी है। अब दर्पण, हम वस्तु हमेशा बाईं साइड में रखते थे, दाहिनी साइड में। हम प्रतिबिंब बनाना समझाए थे, उसमें हमेशा वस्तु बाईं साइड में रखते थे। इसलिए u की दूरी क्या होगी, यानी वस्तु की दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो दर्पण से वस्तु की दूरी क्या होती है, u होती है। u = हो जाएगा हमारा -30 सेंटीमीटर। अब दिया गया है वस्तु की लंबाई h बराबर, वस्तु की लंबाई क्या होती है, h होती है। 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो अब बताओ वस्तु ऊपर की तरफ रखी जाती है कि नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ रखी जाती है, इसलिए इसकी जो है मान इसका क्या होगा, धनात्मक होगा। तो h का मान कितना आएगा, 2 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, इसकी स्थिति ज्ञात करना है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है और कहाँ बन रहा है और कितनी लंबाई का बन रहा है, यही हमें ज्ञात करना है। हम अभी तो हम फिगर बना करके बता देते थे, लेकिन हम अब क्वेश्चन लगा कर सॉल्व करके बताएंगे कैसे बनता है। चलिए दर्पण सूत्र से हम लगाएंगे। दर्पण सूत्र से 1/f = 1/u + 1/v से। अब सबका हम मान रखते हैं, हमें जो है v की मान भी ज्ञात करना है। मतलब जो है v बराबर यहाँ लिख दीजिए क्वेश्चन मार्क, v बराबर यानी प्रतिबिंब की लंबाई है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी। दर्पण से प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v होती है। v हमें ज्ञात करना है, तो v बराबर हम क्वेश्चन मार्क लिख दिए। तो जिसका जिसका मान दिया उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ 1/f का मान दिया है -15, तो -15 रख देते हैं, = u का मान -30, यहाँ -30 रख दिए, प्लस v हमें ज्ञात करना है, तो 1/v ऐसे हम उतार देते हैं। चलिए अब पहले यहाँ पर ये प्लस में है, ये वाला माइनस में, इधर आए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिएगा, या इसको उधर कर दे तब भी इधर कर सकते हैं। यहाँ लिखिए, यहाँ 1/-15, ये माइनस में है, इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/30 = 1/v होगा, यहाँ बचेगा। अब इसका एलसीएम लेते हैं, 15 और 30 का एलसीएम निकाल लीजिए। 3 × 5 = 15, 3 × 30, फिर 5 से काटिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, कितना आएगा एलसीएम, 5 × 2 = 10, 3 × 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाता है हमारा एलसीएम 30 हो गया। अब यहाँ पर, यहाँ देखिए पहले चिन्ह का भाग करते हैं, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस का भाग यहाँ माइनस कर देंगे। अब उसके बाद 15 से भाग करो, 15 दूना 30, 2 बार गया, 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर आगे प्लस लगा, प्लस लगाएंगे, 30 से भाग करेंगे तो एक बार जगह, 1 से गुणा करेंगे इसमें तो 1 ही आएगा। = कितना आ गया, 1/v आ गया। अब यहाँ पर माइनस वाली गिनती ज़्यादा है तो घटाएंगे तो माइनस का निशान लगेगा, तो -2 में से 1 निकाल दो, 1/30 हुआ। अब = 1/v। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, इसका गुणा इससे कर देंगे, इससे गुणा इससे कर देंगे हम। तो 20 से गुणा करते हैं, 20 से 1 से गुणा करेंगे, v ही आएगा, -v आ जाएगा, इधर करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस और माइनस का भाग क्या होता है, माइनस होता है, यानी v बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। अब यहाँ से ये क्या दर्शाता है, v का मान माइनस में आया, तो v का मान प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी माइनस में है। तो इसका मतलब बताओ दर्पण के किस साइड बन रहा है, उसकी दूरी कहाँ माइनस में होती है, बाईं साइड होती है। तो इसका जब अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण ऐसे बनाए थे ना, इधर कलई की गई थी,
इधर इससे बनता था, तो इधर इस साइड में प्रतिबिंब इधर बनेगा, अगर माइनस में, अगर प्लस में आता तो उधर बनता, तो इधर बना तो वास्तविक बना कि आभासी। तो एक चीज़ हमें पता चल गई कि दर्पण जो है वास्तविक बना, नहीं दर्पण के सामने इधर बाईं साइड बना, तो इसका मतलब क्या हुआ, वास्तविक बनेगा। तो इसको हम लास्ट में लिखेंगे, यही लिख दीजिएगा दर्पण, यहाँ लिख दीजिए प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, वास्तविक होगा। मतलब स्थिति पर पता लग गई, स्थिति क्या हुई इसकी, वास्तविक बनेगा। अगर v का मान माइनस में आएगा तो हमेशा लिखिएगा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अब आगे लगाते देखिए। अब उसके बाद हमें ज्ञात करना है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, उसके बाद यहाँ मिटा कर हम लगा देते हैं। चलिए, अब हमको आवर्धन, उसके वस्तु की प्रकृति और आकार के लिए हमें आवर्धन ज्ञात करना होगा। चलिए, आवर्धन m बराबर, आवर्धन m बराबर होता है माइनस बी अपान यू। तो m का मान हमें b हुआ है, हमें h और h डैश का मान पता करना है कि मतलब प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है। तो हम इसके लिए इसके बराबर एक सूत्र लिखे थे, माइनस बी अपान यू बराबर h डैश बटे h। तो h जो है वस्तु की लंबाई है, h डैश जो है प्रतिबिंब की लंबाई है। तो आई बात समझ में। अब मान रख दीजिए, माइनस v का मान कितना है, हम निकाले हैं माइनस 30, यहाँ माइनस 30 कर देंगे, अपान u का मान कितना है माइनस 30, चलिए माइनस 30 रख दिए, बराबर h डैश हमें ज्ञात करना था, h डैश उतार लेंगे इसे। h का मान कितना दिया गया है, 2 सेंटीमीटर लंबाई वस्तु थी 2। अब इसको हल करेंगे, हम माइनस से माइनस काट दीजिए, माइनस से माइनस प्लस हो गया, बचा या इधर माइनस 3 गुना कर दीजिए, अब h या 30 h डैश हो जाएगा। ये इसका गुणा इससे करेंगे, इससे कर देंगे, 30 इसमें करेंगे 30 h डैश हो जाएगा, बराबर 2 से करेंगे तो 30 दूना 60, माइनस 60 हो जाएगा। अब h डैश इधर गुणा में उधर जाकर भाग कर देगा, तो h डैश बराबर माइनस 60 बटे 30 हो गया, 30 बन जाती 30 दूना 60, बराबर कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। अब h डैश की भी लंबाई जो है माइनस में आ गई है। इसका मतलब अब ये वस्तु मतलब प्रतिबिंब की लंबाई माइनस 2 सेंटीमीटर है। अब इसका मतलब माइनस में आने का मतलब क्या हुआ कि वस्तु जो है नीचे की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि नीचे की तरफ ऊंचाई क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा हुआ, उल्टा बना। यहाँ वास्तविक बना था, यहाँ क्या हो गया, प्रतिबिंब। मतलब क्या हुआ, अगर h डैश का मान जो है, यदि प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में आई है, इसलिए इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। अब बताओ, वस्तु से छोटा बन रहा है बड़ा बन रहा है, ये भी देखिए, वस्तु 2 सेंटीमीटर थी और यह 2 सेंटीमीटर बना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वस्तु के बराबर बनेगा। कितना बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का। अब कहाँ बनेगा, वस्तु के बराबर साइज का बनेगा, यानी दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बने। कहाँ से बनेगा, वस्तु से, पूरा लिख दीजिएगा यहाँ से। चलिए हम आगे लिख देते हैं, यहाँ काट करके, बराबर साइज का दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आई बात समझ में। अगर v का मान आ गया माइनस में, समझ लीजिए तुम्हारा प्रतिबिंब वास्तविक बना। अगर h डैश का मान माइनस में आया तो समझ लीजिए तुम्हारा प्रतिबिंब उल्टा बना। अगर दोनों प्लस में, अगर ये प्लस में आएगा तो हमेशा क्या लिखिएगा, आभासी। अगर ये प्लस में आएगा तो सीधा लिखिएगा। यही इतना लिखने का तरीका होता है।